हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आप सभी का यूरेका एकेडमी में स्वागत है। आज आप लोगों का पेपर हुआ सीसेट का और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को परीक्षा हाल में मेरा चेहरा याद आ रहा होगा कि जो हमने पढ़ाया था सारा कुछ आया हुआ है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को सही आंसर भी दे दूं, जिससे कि आप लोग मिला सको कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं पेपर सेकंड सीटेट का, साइंस का सेट एच हमारे पास है। तो जिन बच्चों का सेट एच होगा वो मिलाते रहेंगे और जिनका पास सेट एच नहीं है तो मैं क्वेश्चंस को बोलता जाऊंगा, जिससे कि आपको मिलाने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं सेट एच साइंस का। साइंस में दो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। आप सबको पता है, एग्ज़ाम देते हैं कि इसमें पेडागॉजी और साइंस का जो सब्जेक्ट है दोनों मिले हुए हैं। तो हम लोग दोनों को यहाँ पर आंसर आपको देने का कोशिश करेंगे और अगर मेरे आंसर आपके आंसर से कोई ऐसा है जो मैच नहीं करता है तो आप हमसे आकर के कोचिंग में मिल सकते हैं या हमको कोचिंग के माध्यम से आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो वो मैं हमेशा यहाँ पे उपलब्ध रहूँगा, आप कभी भी आकर के हमसे जानकारी ले सकते हैं। हम डिस्कस कर लेंगे उस क्वेश्चन में जहाँ पे डाउट होगा आपको। और चूँकि हम प्रयास तो कर रहे हैं कि आपको एकदम सटीक आंसर दें, लेकिन आयोग के क्वेश्चन से, कमीशन के क्वेश्चन से हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन ऐसे हों जो हमसे उनसे मैच न करें। तो मैं सही उत्तर दूँगा, इस चीज़ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 68। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में निम्नलिखित शब्द से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिंग मतलब प्रदर्शन का पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया क्या है। तो प्रदर्शन से जो होता है हमको अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ होती है, बोध होती है। तो इसका आंसर आपका ए होगा, बोध। 60H का 61 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो पहला होगा, बोध होगा। अगला क्वेश्चन है 62 में, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग एमंग चिल्ड्रन? तो इसका सही आंसर होगा लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास, कक्षा में व्याख्यान सुनना। सिक्सटी 62 का आपका पहला हो जाएगा लिसनिंग टू लेक्चर इन क्लास। एक्टिव लर्निंग का ये पार्ट नहीं होता, ये पैसिव लर्निंग का होता है। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप ऑफ लर्नर्स इन साइंस? कॉन्सेप्ट मैप, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वर्ड अभिलेखन, पोर्टफोलियो, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। तो इसमें जो आंसर आपका होगा वो आपका कॉन्सेप्ट भी होता है, एनेक्डोटल भी रिकॉर्ड भी होते हैं और पोर्टफोलियो भी होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, बी और सी। तो 63 का आपका हो जाएगा आंसर 4। इसके बाद हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन? निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित होता है? तो अवलोकन पे आधारित जो होता है, अभी ऊपर जो दिया गया था आपका एनेक्डोटल, वही आपका होगा वर्ड अभिलेखन, यानी कि 64 का आपका आंसर हो जाएगा पहला। 64 का आपका पहला हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं 65 पे। ये एकदम टिपिकल साइंस का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पश्मीना शॉल बकरी के बालों से बनता है। पश्मीना शॉल मैंने आपको क्लास में बताया था कि पश्मीना जो होती है बकरी, ये कश्मीर में पाई जाती है। उसके ऊन से हम लोग बालों से उसके हम शाल बनाते हैं, ऊन बनाते हैं। अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। तो ये कुछ हद तक हमको गलत लग रहा है, क्योंकि खरगोश से अंगोरा नहीं मिलती है, अंगोरा हमको भेड़ से मिलती है।
ऊँट की ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होती है, एकदम सही है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है, ऊपर ही दिया हुआ है कि पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनती है, तो डी भी गलत है। तो इसका आंसर जो होगा ए और सी होगा, यानी कि दूसरा ऑप्शन होगा। 65 का जो ऑप्शन होगा वो आपका दूसरा होगा, ए एंड सी। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होगी वो कैसी होगी, वो लंबी होगी, लंबा मेरुदंड हो जाएगा। रीढ़ की हड्डियां जो होंगी वो लंबी होंगी, और बहुत सी मांसपेशियां होंगी इससे मांसपेशियां अटैच होंगी, बहुत सारी इससे मांसपेशियां अटैच होंगी। आगे को ढकेलने के लिए शरीर अनेक बलयों में मुड़ेगा। शरीर जो होता है वो बलय में मुड़ता है। रीढ़ की हड्डी है, इसमें बीच में रीढ़ की हड्डियां हैं, बलय है और मांसपेशियां हैं। तो आपको ये क्या लग रहा है, सांप लग रहा है। तो ये सर्प हो जाएगा, यानी कि 66 का आपका आंसर हो जाएगा 2 स्नैक सर्प। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। आर्टरीज हैव अ इलास्टिक वॉल, आर्टरीज जो होती हैं वो इलास्टिक होती हैं, पहली चीज़। ऑल आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, सभी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके जाती हैं। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न ये लग रहा है कि पहला और चौथा तो एकदम सही है, दूसरे और तीसरे की बात अगर हो रही है, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट है कि एक ऐसी धमनी होती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुस धमनी। उसमें हमेशा अशुद्ध खून होता है, उसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं होता है। तो यहाँ सभी की बात कर रहा है। और दूसरा बात कर रहा है कि सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। तो जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, ये बात भी सही है। तो इसमें अगर दोनों में 2 और 3 में मुझे अगर आंसर लगाना होगा, सटीक आंसर क्या होगा, तो मैं लगाऊंगा कि धमनियों का जो मेन काम है, धमनियों में हमेशा ब्लड बहता है और ब्लड बहेगा तभी ऑक्सीजन बहेगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, तो सही नहीं है, वो आपका है 67 का तीसरा, ये आंसर आपका गलत है। 68 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो मिलान में आपको करना है, एसिटिक एसिड जो होता है वो आपका पाया जाता है सिरके में। आपका जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है। आपका जो दही होता है उसमें आपका लैक्टिक एसिड होता है। आपका जो नींबू होता है, सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और आपका जो पालक होता है, पालक में आपका पालक में आपका जो होता है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखते हैं तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का तीसरा, डी का ऑक्सैलिक एसिड का आपका हो जाएगा नींबू। तो चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि 68 का जो ऑप्शन होगा वो आपका 4 होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित होता है तब भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स अधिक में स्रावित होता है तो ये अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। वाय वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी ही परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो मैंने क्लास में आप लोगों को बताया था कि हमारा जो आमाशय होता है, आमाशय की जो दीवार से रस निकलता है, इस रस को कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमको क्या करना होता है, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ करते हैं। तो यानी कि
X क्या है यहाँ पर HCl है और Y क्या है यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा चौथा। 69 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। 69 का यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है वो आपका 4 आ रहा है। इसके बाद लिखा है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया का उपयोग नहीं होता है। तो नाइट्रोजन के एसिडीकरण में राइजोबियम बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, दही में लैक्टोबैसिलस यूज़ होता है, डबल रोटी में ईस्ट का यूज़ किया जाता है, गन्ने के रस में किण्वन में भी बैक्टीरिया का हम यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आंसर होगा बेकिंग ऑफ ब्रेड। तो 70 का जो आंसर होगा आपका तीसरा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो 71 में संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन, वनोन्मूलन, डिफॉरेस्टेशन, डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, इरोजन, अपरदन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन एक निगेटिव प्रोसेस है, डिजर्टिफिकेशन एक निगेटिव प्रोसेस है, इरोजन भी क्या है एक निगेटिव प्रोसेस है, जबकि कंजर्वेशन क्या है एक पॉजिटिव प्रोसेस है। तो इनमें चारों में से एक भिन्न है, वो आपका है कंजर्वेशन। यानी कि 71 का आपका क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 72 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ केमिकल प्रोसेस, एकदम गलत है। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो एक प्रकार का फिजिकल प्रोसेस है। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस है, इसलिए 72 का पहला आंसर हो जाएगा। पाचन रासायनिक है, फोटोसिंथेसिस भी रासायनिक है, श्वसन भी कैसा है, रासायनिक है। 73 पे आते हैं। कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित करता है। तो कणों में सबसे छोटे होते हैं आपके मृत्तिका यानी कि क्ले, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसके बाद आपका होता है सिल्ट, थोड़े बड़े होते हैं। इसके बाद आपका होता है सैंड, थोड़े और बड़े होते हैं। इसके बाद आपका आता है ग्रेवल, बड़े होते हैं। इसके बाद आपका आता है रॉक। तो ये हो गया आपका क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल एंड रॉक। क्ले, सिल्ट, सैंड, ग्रेवल और रॉक, याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो सही है वो तीसरा है, यानी कि 73 का जो आपका सही आंसर है वो आपका क्या है, थर्ड है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, अगला जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है आपका द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। मछलियों में क्लोम जो होते हैं, गिल्स होते हैं, उनका कार्य क्या होता है। तो गिल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको वो लेते हैं, जबकि मेढक वगैरह क्या करते हैं, दोनों तरह से ले सकते हैं, पानी में घुली हुई भी और वायुमंडलीय भी। तो गिल्स का काम होता है एब्जॉर्ब डिजॉल्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। तो 74 का जो आंसर आपका होगा वो आपका हो जाएगा चौथा आंसर। इसके बाद आता है 75 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट इफ वन रन आउट ऑफ कनेक्टिंग वायर। यह संयोजक तार नहीं, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा। तो याद रखिएगा, ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये मान लीजिए आपकी एक बैटरी है। इस बैटरी से हमने क्या किया, यहाँ पे तार जोड़ दिया है। अब हमको यहाँ पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। अगर हमको इसको सर्किट को पूरा करना है, हमको यहाँ पर एक मान लिया हमने बल्ब लगा देते हैं, इसको हम जलाना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम क्या करें, कोई कंडक्टर जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही है, कंडक्टर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे कंडक्टर। तो कंडक्टर लगाएंगे तो क्या होगा, बिजली बहेगी और उससे क्या होगा, ये बल्ब आपका जल जाएगा। तो कंडक्टर जो होगा वो इसमें से कागज़ की पट्टिका नहीं होगी, रबड़ की पेटी नहीं होगी या लकड़ी की छड़ नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लेड हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक ब्लेड लगा देंगे।
यहाँ पे हम एक ब्लेड लगा देते हैं। तो ब्लेड लगाने से क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका बिजली प्रवाहित होने लगती है। तो 75 का जो आपका आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पहला। 75 का जो आपका आंसर है वो आपका हो गया पहला आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्षण करती है, उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। ये मान लीजिए दर्पण है और ये मान लीजिए 5 मीटर की दूरी है और यहाँ पे मान लीजिए मंजुला खड़ी है। तो आपको पता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो समान दूरी पे बनता है, 5 मीटर पे ही मंजुला का इमेज बनेगा। लेकिन फिर कह रहा है कि वो दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। जब दर्पण की ओर 1 मीटर चलेगी, मान लो यहाँ पर आ गई 1 मीटर, तो ये 5 मीटर था टोटल, ये कितना रह जाएगा 4 मीटर। तो ये भी जब ये आगे मूव करेगी तो ये भी आगे मूव करेगी 1 मीटर, तो ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ गई। ये भी कितना रह गया 4 मीटर। फिर पूछ रहा है कि उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी क्या है। तो वो ये है और दर्पण की ये, दर्पण में ये है, तो ये दूरी कुल कितनी हो गई 4 और ये 4, तो कुल कितनी हो गई 8 मीटर। यानी कि प्रतिबिंब से मंजुला की दूरी कितनी हो जाएगी 8 मीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, चौथा हो गया। अगला क्वेश्चन 77, कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है, यानी कि 30/3 बराबर 10 दोलन करता है, यानी कि उसकी जो आवृत्ति है वो 10 हर्ट्ज हो गई और उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है 1/10 यानी कि 0.1। इसका मतलब हो गया कि उसका टाइम पीरियड कितना है 0.1 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10। ये हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा। 77 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर आपका हो गया थर्ड 77 का। फिर हम लोग आते हैं 79 पे। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल करेगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। गलत कथन जो होगा उसमें यह है कि बॉल बेयरिंग का उपयोग हम लोग घर्षण को कम करने के लिए करते हैं, इसलिए 78 का जो आपका आंसर होगा वो दूसरा हो जाएगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग हम घर्षण को कम करने के लिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सत्य है। आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है। आयरन जिंक सल्फेट, तो अगर हम देखते हैं कि जो रिएक्टिविटी सीरीज जो होती है, अभिक्रिया की जो करने की जो श्रेणी होती है उसमें जिंक होता है, आयरन होता है और नीचे क्या होता है कॉपर, बीच में हाइड्रोजन होता है। जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जिंक होगा, उसके बाद आयरन होगा, उसके बाद आपका कॉपर होगा। यानी कि जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देगा और जिंक आयरन को रिप्लेस कर देगा और कॉपर को कर देगा। लेकिन कॉपर न तो जिंक को कर पाएगा ना ही आयरन को कर पाएगा। आयरन जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा लेकिन कॉपर को रिप्लेस कर देगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है, गलत हो गया। आयरन कभी भी जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि आयरन जो है वो जिंक से नीचे है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा। जिंक कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देगा क्योंकि जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। ये ऑप्शन सही हो गया। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। कॉपर जो है आयरन सल्फेट के विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैंने कहा है कि हाइड्रोजन से जो ऊपर होंगे उनकी रिएक्टिविटी दर ज़्यादा होती है, जो इससे नीचे होंगे उनकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो कॉपर कभी भी आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो इसमें केवल एक आंसर बनता है कि जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा। कॉपर सल्फेट का रिएक्शन अगर हम Zn से कराएंगे
तो ये ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका केवल आपका आंसर कौन सा सही है, तीसरा सही है, बी ऑप्शन सही है। तो 79 का जो आपका आंसर है वो तीसरा सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो परिसर होता है वो -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर का और आपका जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसका जो होता है 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो प्रयोगशाला, तो यही सही हो गया आपका, पहला ही सही हो गया, यानी कि 80 का आपका क्या हो गया, पहला सही है। बाकी तो गलत हो गए, पहला ही सही हो गया। गलत कथन पहचानिए। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ CNG इज़ मोर देन दैट ऑफ द डीजल। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा होती है हाइड्रोजन गैस की, उसके बाद आपकी होती है CNG की, उसके बाद आपके पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की होती है, इसके बाद आपका बायोगैस की होती है और फिर आपकी कोल की होती है। बायोगैस तो कैलोरी वैल्यू ऑफ CNG की डीजल से ज़्यादा होती है, CNG की डीजल से ज़्यादा होती है। और पेट्रोलियम की बात आ गई है तो यहीं से क्या होता है, LPG भी होता है। तो अगर क्रम से आप देखा जाए तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि CNG का कैलोरीफिक मान डीजल के कैलोरी मान से ज़्यादा होता है, तो CNG का ज़्यादा है, डीजल का कम है, ये ऑप्शन सही हो गया। केरोसिन का कैलोरीफिक मान कोयले से ज़्यादा होता है, केरोसिन का मान कोयले से क्या है, ज़्यादा है, ये भी आपका सही हो गया। कोयले का कैलोरीफिक मान लकड़ी से ज़्यादा होता है, कोयले के बाद क्या आएगा, लकड़ी आएगी, तो कोयले का ज़्यादा लकड़ी का कम होता है। बायोगैस का कैलोरीफिक मान LPG के मान से अधिक होता है, तो बायोगैस यहाँ है, LPG यहाँ है, तो बायोगैस का कम होता है, LPG का ज़्यादा होता है, ये वाला गलत हो गया। यानी कि आपका चौथा ऑप्शन गलत है। 81 का आपका क्या होगा, 4 होता है। 81 का ऑप्शन क्या होगा आपका, 4 होगा। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करेगी। तो चाल, समय और दूरी का ये क्वेश्चन है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल बटे समय। 12 है, इसको हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 12 पंचे 60। तो इस तरह से अगर हम इसको लगाएंगे क्वेश्चंस को तो हमारा जो आंसर आएगा एग्जैक्ट वो आता है इसका 22 किलोमीटर। तो 82 का जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 22 किलोमीटर, यानी कि तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि इनमें से कौन सा गलत है। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग। ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन। सभी आवर्ती गति वर्तुल गतियाँ होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी आपकी आवर्ती गतियाँ होती हैं वो वृत्ताकार नहीं होंगी। आवर्त काल का मतलब होता है, आवर्ती गतियों का मतलब होता है कि वो बार बार अपने पथ को दोहराएं, बार बार अपने पथ को दोहराएं। तो ये मान लो कोई पेंडुलम लगा हुआ है यहाँ पे, तो इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं कि ये बार बार अपने गति को दोहरा रहा है। घड़ी की जो पेंडुलम होता है वो बार बार अपनी पाथ को दोहरा रहा है, लेकिन ये वृत्ताकार नहीं है। लेकिन पृथ्वी जो होती है वो कैसी है, बार बार अपने पाथ को दोहराती है और वो वृत्ताकार में होती है। घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो वृत्ताकार में भी होती हैं और बार बार अपने पाथ को भी दोहराती हैं, लेकिन सभी नहीं होती हैं। तो सभी आवर्ती गतियां वर्तुल नहीं होंगी। यही कथन आपका गलत हो गया, तो पहला ही आपका गलत हो गया है, यानी कि 83 का आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पहला होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपका जो 83 का जो आपका आंसर है वो आपका क्या है, पहला है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, 82 पे आते हैं। 82 क्वेश्चन कह रहा है
कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं, सही है। तो मैंने आपको बताया था कि जब समतल दर्पण के सामने कोई भी इमेज रखी जाती है, कोई भी इमेज रखी जाती है, मान लो यहाँ पर क्या है, हमने क्या रख दिया है, सी रख दिया है, सी रख दिया है, तो इसका जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या बनेगा, जितनी दूरी पर दर्पण से ऑब्जेक्ट है उतनी ही अंदर दूरी पर क्या बनेगा, दर्पण का इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। पहली चीज दूरी बराबर होगी, और ये कभी भी रियल नहीं होगा, वर्चुअल होता है, और दर्पण में जब भी बनता है वो लेफ्ट राइट हो जाता है, लाइट लेफ्ट हो जाता है, यानी कि इसका जो लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरली इन्वर्टेड होते हैं। यानी कि इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई समतल दर्पण है, कोई समतल दर्पण अगर है तो समतल दर्पण में जो चित्र बनता है वो हमेशा कैसा बनेगा, इरेक्ट बनता है, यानी कि सीधा बनेगा। हमेशा कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, रियल नहीं बनेगा। लेटरली, बता दो क्लास में है, लेटरली इन्वर्टेड बनेगा, और सेम साइज ऑफ द इमेज, इमेज का जो साइज होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पे आपका इरेक्ट होगा, लेटरली इन्वर्टेड होगा, और साइज के सेम साइज के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो होगा पहला, और आपका सी, ए, सी और डी। ए, सी और डी जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी कि 84 का जो आपका आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए एक बार और, समतल दर्पण में जो भी इमेज बनते हैं वो हमेशा समान दूरी पे बनते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर बनते हैं, हमेशा इरेक्ट बनेंगे, लिटरली इन्वर्टेड होंगे, और वर्चुअल होंगे, रियल नहीं होंगे। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द साइंस। पहला ऑप्शन है साइंस इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ फैक्ट्स। गलत है, साइंस कभी भी फैक्ट्स का सेट नहीं है। आपको पता है कि साइंस क्या होता है, साइंस में बहुत सारे हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसमें बहुत सारे हम लोग मैथोलॉजी अप्लाई करते हैं, बहुत सारे हम लोग वहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तब जा कर के हम लोग वहाँ पे रिजल्ट पहुँचते हैं। तो इसका 85 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। फिर पूछता है कि राष्ट्रीय 86 में राष्ट्रीय परिचर्चा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। NCF 2005 के अनुसार अच्छी शिक्षा क्या होनी चाहिए, तो अच्छी शिक्षा होनी चाहिए ट्रू टू द चाइल्ड, बच्चे के प्रति निष्ठ होना चाहिए। तो बच्चों के प्रति निष्ठ आप रहिए, ये आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। फिर पूछता है 87 में, विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटीज़ ऑफ अ गुड साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाय एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्चा की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो पहला आंसर इसका है प्रोसेस, कॉग्निटिव, हिस्टोरिकल, इन्वायरमेंटल। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा जो होती है वो प्रक्रियात्मक होती है, प्रोसेस के द्वारा होती है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 87 का आपका पहला आंसर। 88 क्वेश्चन कहता है, अनु took her class 3rd children to field trip. Which of the following could be the most appropriate objective for the activity? अनु कक्षा 8th के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। तो अगर कोई शिक्षक अपने 8th क्लास के बच्चे को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाएगी तो उपयुक्त क्या होगा। पहला है, ये बच्चों के मध्य अंतर क्रिया को प्रेरित करता है। इट इनकरेज इंटरेस्टिंग एमंग, एकदम सही है।
ये ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जब बाहर जाएंगे अनुभव करेंगे तो उसकी जो प्रक्रिया होगी वो दूसरे टाइप की होगी, और अगर वो कोई कह के बताएगा उनको तो वो अलग टाइप की होगी। ये बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाएगा, उनकी स्किल को बढ़ाएगा, चीज़ों को अपने हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे वो। या शिक्षक और कक्षा के एक लय को तोड़ता है। ये तो नेगेटिव बात बता रहा है, इसलिए डी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ए, बी और सी। तो 88 का जो आपका आंसर होगा वो तीसरा होगा, दूसरा होगा, ए, बी और सी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? पहला, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना, एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डिफिनीशन ऑफ कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अपर प्राइमरी लेवल है साइंस के एजुकेशन के बारे में, तो उसमें क्या करना चाहिए इसे बच्चे को समझने में, और उनके माइंड में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको हम कैसे भर सकते हैं। एम्फसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डिफिनीशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, यानी कि किताब में जो परिभाषाएं दी हैं उसी पर उनको हम एम्फसाइज करें, उन पे हम लोड डालें। दूसरा कह रहा है बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, नेचरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन, ये सही है। इंक्लूडिंग द वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न ऑफ फॉर लाइफ, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी सही है। वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट, हमारा संविधान ही कहता है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट डालना चाहिए। तो कुल मिलाकर के इसका जो पहला ऑप्शन है वो गलत है, 89 का पहला आंसर होगा, 89 का पहला सही है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? इन्हांस क्रिटिकल थिंकिंग एमंग चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए हम क्या कर सकते हैं? शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। तो अगर बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग लेके आनी है तो बच्चों को समूह में आपस में चर्चा करें और उसके उपरांत बड़े समूह में उनको साझा करने की हम बात करेंगे, तो उनके अंदर थिंकिंग जो होगी वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। यानी कि 90 का जो आंसर होगा हमारे हिसाब से वो क्या होगा? चौथा होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सीटेट दिसंबर 19 का पेपर सेकंड का साइंस सेक्शन का सेट एच के हमने आपके पास सारे आंसर हमने आपको दे दिए हैं, और ये आंसर वो आंसर है कि यहाँ से आपको कोई गलती नहीं मिलेगी। ये आंसर है तो सटीक आंसर मैंने ढूंढ के निकाला हुआ है, और जब ओरिजिनल आंसर जब आएगा तो आप एक बार मिला सकते हैं, लगभग यही होंगे। और 1-2 की मैं गारंटी नहीं ले सकता क्योंकि उनका सोचने का विचार अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो एकदम यही रहेंगे। पेडागॉजी के 1-2 क्वेश्चंस में ऊपर नीचे हो सकता है, 90% 99% उम्मीद है कि यही आंसर रहेंगे। तो आज हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। बाकी हमारे आपके सब्जेक्ट हैं उनके आपको वीडियो मिल जाएंगे आंसर शीट के बहुत जल्दी, और तब तक आप लोग अपने मिलाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।